हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। चलिए, कल मैंने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास भाग 1 डाला था। अब उसकी क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, आपने देखा वो वीडियो खुद 1.25 घंटे के आसपास का हो गया था, तो इसलिए मैंने उसे बीच में छोड़ दिया था। अब जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूँ। आपको याद होगा हमने हर्ष के पश्चात उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि हर्ष ने यहाँ की छोटी छोटी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया था और उत्तराखंड का तराई का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था। लेकिन हर्ष की मृत्यु होती है तो पुनः वो राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं, जिनमें ब्रह्मपुर राज्य है, पौरव राज्य है, गोविशान राज्य है। तो उन्हें ही हम पढ़ रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं हम। चलिए, देखिए लिखा है उत्तराखंड का इतिहास। बिल्कुल ठीक बात है, उत्तराखंड का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। आ जाइए। पौरव वंश का मैं पूरा प्रशासन आपको पढ़ा गया था। हमने हर्ष के पश्चात पौरव वंश जो स्वतंत्र हुआ था उसको पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था तो वो देखते हैं। देखिए, हर्ष के पश्चात एक और राज्य स्वतंत्र हुआ था जिसका नाम है गोविशान राज्य। गोविशान का मतलब हो गया उधम सिंह नगर का काशीपुर का क्षेत्र। तो देख लीजिए, गोविशान का तात्पर्य किस क्षेत्र से लगाया जाता है। सबसे पहले देखिए, गोविशान काशीपुर के पास एक उज्जैन गांव है। उज्जैन नाम का एक गांव है जिसका अर्थ ही गोविशान राज्य से लगाया जाता है। उस समय के गोविशान राज्य में काशीपुर सम्मिलित था, रामपुर सम्मिलित था और पीलीभीत सम्मिलित था। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुकों में भी नहीं है। उसके बाद एक कल्याण वर्मन का राज्य था, उसे देख लेते हैं। कल्याण वर्मन के राज्य में देव प्रयाग के आसपास का गंगा का तटवर्ती क्षेत्र सम्मिलित था। पलेठी शिलालेखों से इस राज्य की जानकारी मिलती है। बिल्कुल ठीक बात है। पलेठी शिलालेख कहाँ पर है? ये आपका टिहरी में है। एक बार आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो आप बताएंगे टिहरी में है। तो दूसरा, अब जो प्रश्न आपका बन सकता है वो मैं बता देता हूं। आपसे पूछे कि पलेठी शिलालेखों में किस राज्य की जानकारी मिलती है, तो आप बता देना कल्याण वर्मन का राज्य है। और किस समय पढ़ रहे हैं हम? हर्ष के पश्चात। हर्ष के पश्चात आप समझिए, हर्ष का काल 606 से 647 है। तो 647 यानी कि 7वीं सदी के उत्तरार्ध को पढ़ रहे हैं, है ना। 7वीं सदी का उत्तरार्ध का पढ़ रहे हैं हम कि क्या स्थिति हो रही है उत्तराखंड की उस समय। तो ये स्वतंत्र हुए राज्य ब्रह्मपुर राज्य, पौरव राज्य, गोविशान राज्य, कल्याण वर्मन का राज्य। थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन और इनकी भौगोलिक स्थिति का पता लग रहा है। इससे ज्यादा इनका कोई महत्व नहीं है, इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हर्ष के पश्चात उत्तराखंड के क्षेत्र पर आक्रमण भी होते हैं और इन आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण पहले आ जाता है तिब्बत का भोट आक्रमण। तिब्बत के भोट आक्रमण की बात करते हैं। कैसे जानकारी मिलती है? तो चीनी लेखक है एक जिसका नाम है मा तवान लिन। मा तवान लिन खुद 13वीं सदी का है, लेकिन वो आक्रमण की जानकारी कब की दे रहा है? 7वीं सदी के आक्रमण की जानकारी दे रहा है। इसलिए संदेह होना तो लाजमी है। तो इसलिए यह आक्रमण संदिग्ध है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम पढ़ लेते हैं। MCQ में इस तरह का प्रश्न बन जाते हैं। चलिए, तो देखिए, कह रहा हर्ष की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जो बना वो बना अरुणाशव नाम का राजा बना। अरुणाशव ने जिसने चीनी सम्राट के दूत के साथ, चीनी सम्राट का दूत वेनसांग लिखा है, ये भी संदिग्ध है, मैंने लिख दी लेकिन फिर भी लिख दिया। जो 655 में दूसरी यात्रा के दौरान आया है इस क्षेत्र में। हम जानते हैं वेनसांग पहले आके जा चुका है। तो चीनी सम्राट का दूत बन के आया है और जिसके साथ में अरुणाशव जो यहाँ पे हर्ष का उत्तराधिकारी है, उसने चीनी दूत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसकी शिकायत उसने जाकर के गेम्पो को सम्राट से कर दी। और गेम्पो के नेतृत्व में एक भोटिया सेना ने 648 में उत्तराखंड पर आक्रमण कर दिया और हिमालय में प्रवेश किया और अरुणाशव को बंदी बना लिया। ठीक बात है। और वो सभी क्षेत्र जो उत्तराखंड के हर्ष के अधीन थे वो सब अब भोटियाओं के यानी तिब्बतियों के अधीन चले गए। राहुल सांस्कृत्यायन बताते हैं कि हिमालय का बड़ा भाग लहासा तिब्बत के अधिकार में चला गया है इस आक्रमण से। लेकिन मैंने आपको बताया इस आक्रमण की जानकारी मा तवान लिन देता है।
जो कि खुद 13वीं सदी का लेखक है, तो इसलिए यह कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है। लेकिन हम पढ़ लेते हैं। हर्ष के समय एक आक्रमण हमने पढ़ लिया है, हर्ष के पश्चात उत्तराखंड पर आक्रमण। चलिए आगे चलता हूं। नेक्स्ट नंबर 2, ललितादित्य का आक्रमण। अब हमने देखा भोटों का आक्रमण यानी भोटियाओं का आक्रमण हो रहा है। भोटिया मतलब यहाँ पे तिब्बत का आक्रमण हुआ है। उसके बाद कन्नौज के राजा भी यहां से आक्रमण करेंगे। कन्नौज के राजा का नाम है यशोवर्मन। 725 से 752 के करीब इनका यशोवर्मन का काल माना जाता है। मालवा का यशोवर्मन कहते हैं, कन्नौज और मालवा का यशोवर्मन। इसने हिमालय की तलहटी में स्थित जो शत्रुघ्न और गोबिशान राज्य ये स्वतंत्र हुए थे ना हर्ष के बाद, अब इनको अपने अधीन कर लिया और विजय प्राप्त कर ली। यानी कि हिमालय की तराई का क्षेत्र पहले जो हर्ष के अधीन था, वहां हर्ष के पश्चात वहां स्वतंत्र हो गए थे शत्रुघ्न और गोबिशान, और उसके पश्चात वो भोटियाओं के अधीन चला गया था और अब उस पर कन्नौज के राजा यशोवर्मन का अधिकार हो गया है। उसके बाद दूसरा फेज हमें देखने को मिलता है ललितादित्य। ललितादित्य मुक्तापीड़ कारकोट वंश की कश्मीर की शासक है। तो ये कश्मीर का शासक है। इसके क्षेत्र में लिखा हुआ है कि यमुना से काली। अब यमुना से काली का मतलब ये हो गया गढ़वाल और कुमाऊं का दोनों क्षेत्रों को इसने विजय किया है। इसकी जानकारी कल्हण की रजत रंगनी में मिलती है। बिल्कुल ठीक बात है। कल्हण की रजत रंगनी देखिए, तो पहले भोटिया आक्रमण हुआ, फिर कन्नौज के यशोवर्मन का आक्रमण हो रहा है, फिर ललितादित्य मुक्तापीड़ का आक्रमण हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन आपकी शायद वीडियो की परीक्षा में आया था कि ललितादित्य मुक्तापीड़ ने उत्तराखंड का क्षेत्र जीता। इस आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? कुछ विद्वानों के अनुसार ललितादित्य मुक्तापीड़ ने जोशीमठ में नरसिंह मूर्ति की स्थापना भी करवाई थी। ठीक होगी बात। चलिए, कहते हैं ऐसा मानना है कि यशोवर्मन और ललितादित्य के उत्तराखंड के क्षेत्र जीतने से भोटियाओं का हिमालय में विस्तार रुक गया। यानी भोटिया जो उत्तराखंड के क्षेत्र पर अधिकार कर रहे थे वो एक तरह से रुक गया है। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट। तो पहले भोट लोग आए, फिर आपका कन्नौज का आया, फिर आपका कश्मीर का आया। अब चलते हैं बंगाल के पाल और मालवा के गुर्जर प्रतिहार। इन्होंने भी उत्तराखंड के क्षेत्र पर आक्रमण किया है। देखिए, लेकिन इनका आक्रमण बाद में हुआ है। बाद में कब हुआ है? जब उत्तराखंड पे कार्तिकेयपुर राज्य आ जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट राज्य उत्तराखंड का, हम कार्तिकेयपुर ही पढ़ेंगे। तो जब कार्तिकेयपुर राज्य स्थापित हो गया था तो वहां का एक फेमस शासक है कार्तिकेयपुर का ललित सूरदेव। उससे पहले पाल नरेश धर्मपाल ने भी आक्रमण किया था। कार्तिकेयपुर के समय पाल नरेश धर्मपाल ने आक्रमण किया है, लेकिन कौन राजा था उस समय कार्तिकेयपुर का, ये जानकारी नहीं मिलती है। और फिर गुर्जर प्रतिहार ने भी किया। गुर्जर प्रतिहारों का जो आक्रमण करता है वो है नागभट्ट दित्य। तो दोनों को याद कर लेंगे आप। धर्मपाल ने, पाल शासक ने आक्रमण किया। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी नालंदा अभिलेख में मिलती है। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं ललित सूरदेव आया। ललित सूरदेव के समय भी एक गुर्जर प्रतिहार आक्रमण हुआ है, और इस समय गुर्जर प्रतिहार शासक जो है उसका नाम है बाउक। बाउक ने आक्रमण किया है और गढ़वाल के मयूर राज्य का मतलब मोरध्वज का मतलब कोटद्वार के क्षेत्र को जीता है। ठीक बात है। लेकिन बाउक शीघ्र ही चला जाएगा और बाद में ललित सूरदेव के अधिकार में आ जाएगा मोरध्वज राज्य। तो आप इस प्रकार से देखिए, अगर जो मैं आक्रमणकारियों की बात करूं, पालों का धर्मपाल, गुर्जर प्रतिहार का पहला नागभट्ट हो गया, फिर आपका राजा बाउक हो गया। धर्मपाल और नागभट्ट ने किसके समय में आक्रमण किया इसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि उत्तराखंड में उस समय कार्तिकेयपुर राज्य था। फिर कार्तिकेयपुर के समय ही ललित सूरदेव के समय कार्तिकेयपुर का शासक ललित सूरदेव था, जिसका काल 832 से 857 है। फिर एक दूसरा गुर्जर शासक जिनका नाम है प्रतिहार शासक बाउक ने आक्रमण किया है और मयूर राज्य यानी मोरध्वज को जीता है। ललित सूरदेव, बाद में ललित सूरदेव भी इसे अपने अधिकार में कर लेगा। किसे? मोरध्वज को, जब बाउक यहां से चला जाएगा। चलिए, धीरे धीरे कार्तिकेयपुर स्वतंत्र समाप्त हो जाएगा और मध्य हिमालय में भू अराजकता का युग आ जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर में, यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक होगी बात। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूं और कार्तिकेयपुर राज्य को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए कार्तिकेयपुर राज्य। देखिए, कार्तिकेयपुर राज्य शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। बहुत से विद्वान हैं जो कार्तिकेयपुर राज्य को कत्यूरी वंश मानते हैं
और अनेक किताबों में आपको इस तरह की गलतियां भी मिलेंगी। ठीक है, लेकिन जब हम कई विद्वानों के इतिहास का विश्लेषण करते हैं तो कई विद्वानों का धड़ा ऐसा भी है जो कहता है कार्तिकेयपुर अलग है और कात्यूर अलग है। तो यहाँ पर मैं आप कार्तिकेयपुर नाम से पढ़ा रहा हूँ तो आप कार्तिकेयपुर पढ़िएगा। मैंने आगे कात्यूर राज्य को अलग से भी जोड़ रखा है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए अभी हम डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, कार्तिकेयपुर राज्य, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो ये कार्तिकेयपुर राज्य है ना, एक्चुअल में देखिए कैसे कह रहा, अल्मोड़ा में शालिवाहन नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। तो यहां से हमें एक बात जरूर पता लगेगी कि कार्तिकेयपुर राज्य सूर्यवंशी थे। कह रहे अयोध्या से आकर के कत्यूर घाटी में, कत्यूर नामक एक जगह है हमारे यहाँ पे, तो कत्यूर में आकर के रहने लगा और वहीं से इस वंश की स्थापना पड़ी, कत्यूरी। देखिए कत्यूरी कह दिया नहीं कह दिया। तो जो ये उन विद्वानों का मत है जो कार्तिकेयपुर राज्य को कत्यूरी एक ही मानते हैं। ठीक है, तो पहला मत ये हुआ कि शालिवाहन नाम का एक राजा अयोध्या का निवासी उत्तराखंड में कत्यूर नामक स्थान में आया है और यहाँ पर निवास करने लगा कत्यूर में, और उसी निवास स्थान के नाम से ही वंश की स्थापना हुई जो कत्यूरी कहलाया। फिर राहुल सांस्कृत्यायन कुछ कहते हैं, उन्हें देख लेते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं हूणों ने आक्रमण किया था 6वीं सदी में भारत पर। तो हूणों के आक्रमण से पराजित होकर शक और कुषाण जो है, जो उत्तर पश्चिम में रहते थे, हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में आ गए और इन्होंने ही कत्यूरी वंश की नींव डाली है। ठीक हो गई बात। इन्होंने अपने मत को पुष्ट करने के लिए कहा है कि शक राजा शालिवाहन और कत्यूरियों का संस्थापक शालिवाहन दोनों एक ही हैं। अगर आपको याद हो, पीछे हमने पढ़ा था शक राजा शालिवाहन था, पिछली वीडियो में हम पढ़ के गए हैं। तो इन्होंने उस शालिवाहन की, शक की राजा की, और कत्यूरी राजा शालिवाहन को एक ही कर दिया, ज्वाइंट कर दिया है। और भी कुछ उदाहरण पेश करते हैं जिससे ये बताने का प्रयास रहता है कि कत्यूरी जो थे वो शकी थे। कैसे? वो कहते हैं अगर कत्यूरी काल के आप मंदिरों में जाएंगे तो आपको सूर्य की मूर्ति मिलेगी, बूटधारी सूर्य। ये बूटधारी सूर्य जो है, शक लोग सूर्य की पूजा करते थे। कह रहे कत्यूरियों के मंदिरों में सूर्य की मूर्ति प्रतिमा मिलने का तात्पर्य ये सिद्ध करता है कि कत्यूरी लोग शकी थे। ये राहुल सांस्कृत्यायन का मत है, मैंने आपको बता दिया। शिव प्रसाद डबराल क्या बताते हैं? शिव प्रसाद डबराल बताते हैं कि खस लोग थे जो बंगाल के पालों के अधीन थे और उन्होंने यहाँ पर आकर के कत्यूरी वंश की नींव डाली है। कत्यूरी कौन थे? खस लोग थे जो पालों के अधीन थे। चलिए, जनश्रुतियां क्या कहती हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर तीनों ने मत दिया अपना अपना। ये विद्वानों का एक पक्ष कहता है कि अयोध्या से आए थे, सूर्यवंशी थे ये लोग। शालिवाहन को ये मत जो है संस्थापक मानता है। फिर राहुल सांस्कृत्यायन जो है शकों को मानते हैं संस्थापक, और शक राजा शालिवाहन को कत्यूरियों का संस्थापक मानते हैं। शिव प्रसाद डबराल खसों को मानते हैं कत्यूरियों का संस्थापक। लेकिन जनश्रुतियां तो शालिवाहन को संस्थापक भी नहीं मानती है। जनश्रुति कहती हैं कि कत्यूरियों का संस्थापक वासुदेव था। ठीक बात है। राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं ये वसंतदेव और वासुदेव को एक ही माना है। उनके अनुसार क्या है? उनके अनुसार वो कहते हैं कि यशोवर्मन ने, देखिए आप, अपने अभिशाप के दौरान उसे उत्तराखंड का सामंत या रक्षक नियुक्त किया। आप कहेंगे यशोवर्मन कौन? अभी मैंने आपको कहा था कि मालवा का आक्रमणकारी था यशोवर्मन, कन्नौज का। तो जब उसने यहाँ पर आक्रमण किया तो उसी की कहानी बता रहे हैं राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं कि यशोवर्मन ने जब उत्तराखंड पे आक्रमण किया था ना, तो वो यहाँ से लौट गया और उसने अपने एक व्यक्ति को, जिसका नाम वासुदेव था, उसे यहाँ का सामंत बनाया था। ठीक बात है। उसके बाद हम जानते हैं यशोवर्मन के बाद कश्मीर के राजा ललितादित्य का आक्रमण हुआ था। तो कह रहा ललितादित्य के आक्रमण के बाद यशोवर्मन कमजोर हो गया, ललितादित्य भी यहां से चला गया और परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि इस वासुदेव और बसंत देव ने ही अपने एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाल दी और वही स्वतंत्र राज्य कत्यूरी राज्य कहलाया। ये यहाँ पर मत प्रकट करते हैं राहुल सांस्कृत्यायन। बसंत देव, वासुदेव, शालिवाहन से संबंधित जितने भी मत हैं मैंने आपको सारों को बता दिया है। किताबों में कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है, मैंने आपको सरलता में समझाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ आपको समझ आया होगा, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये विद्वानों के मत हैं कि कत्यूरी और कार्तिकेयपुर को एक मान रहे हैं, लेकिन आगे मैं आपको वो दिखाऊंगा कि आप कहेंगे कि कार्तिकेयपुर और कत्यूरी अलग अलग हो जाते हैं। चलिए, इसलिए मैंने ऊपर हेडिंग में कार्तिकेयपुर राजवंशी लिखा है। चलिए,
अब समझते हैं। 675 के आसपास ब्रह्मपुर राज्य का ह्रास हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, हम जानते हैं हर्ष के पश्चात ब्रह्मपुर राज्य, पौरव राज्य, गोविशान राज्य, कल्याण वर्मन का राज्य ये स्वतंत्र हुए थे। तो धीरे धीरे इनका ह्रास हो रहा है। 700 के आसपास, 700 ईस्वी के आसपास कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय हुआ और ये मध्य हिमालय में लगभग 300 वर्षों तक राजनीतिक एकता प्रदान करेंगे। ठीक है, 1050 तक लगभग पूरे सशक्त होकर शासन करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश 700 से 1050। इन्हें मध्य हिमालय की प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी माना जाता है। देखिए, पहली राजनीतिक शक्ति हमने कुणिद को बोला था, लेकिन ये पहली ऐतिहासिक राज शक्ति है तो वो आपके कार्तिकेयपुर हैं। इस वंश की जानकारी देने के लिए अभिलेख भी हैं हमारे पास, स्मारक भी हैं और जागर कथाएं भी हैं जिनसे इनकी जानकारी मिलती है। इनके अभिलेख हमें 3 जगह पे प्राप्त हुए हैं, पांडुकेश्वर, बागेश्वर और बालेश्वर, 3 जगह पे प्राप्त हुए हैं। इसमें से जो बागेश्वर का अभिलेख है उसको खुदवाने का श्रेय कत्यूरी, देखिए कत्यूरी लिखा हुआ ना, है कार्तिकेयपुर शासक भूदेव को जाता है। ठीक होगी बात। 700 से 1050 तक इस वंश की राजधानी क्या रहेगी? कार्तिकेयपुर राजवंश की कार्तिकेयपुर रही। ठीक होगी बात। जोशीमठ के पास है कार्तिकेयपुर। राजधानी के नाम पर ही इस वंश का नाम क्या पड़ा है? इस वंश का नाम कार्तिकेयपुर पड़ा है। आप देख लीजिए, मैं लास्ट में आपको सारा निचोड़ समझाता जाऊंगा, ठीक है ना, वीडियो के लास्ट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या थी इनकी राजभाषा? पेपर में आई आपके यहाँ, समीक्षा अधिकारी पीटी में आई थी। राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा उस समय जो प्रचलित थी वो पाली थी, जो ये दिखाता है कि बौद्ध धर्म भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रचलित था। चलिए, कह रहा इनके समय में ही आदि गुरु शंकराचार्य। तो आपसे पूछे शंकराचार्य जब आए तो यहाँ पर कौन सा वंश था? तो आप कहेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश था। तो आए तो देखिए उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रभाव खत्म किया। ठीक बात है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों की मरम्मत भी कराएंगे आदि गुरु शंकराचार्य, और यहीं पर शरीर त्यागेंगे। ज्योतिर्मठ की स्थापना करेंगे, जिसे आज जोशीमठ कहते हैं, वहां पे एक मठ बनाएंगे। और केदारनाथ में 820 एडी यानी 820 ईस्वी में अपने शरीर भी त्याग देंगे। केदारनाथ में ही शंकराचार्य जी की समाधि है। चलिए, अब देखिए यहां पर मत शुरू करता हूं। पहले एटकिंसन की बात करते हैं। एडविन एटकिंस इनका पूरा नाम है। एडविन एटकिंसन ने हिमालय डिस्ट्रिक्ट लिखी है और उसका जो खंड 2 लिखा इन्होंने 1884 में, उसमें इन्होंने कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया, जो कि गलती है और इन्हीं की गलती अधिकांश विद्वानों ने लेकर के ढोते रहे अपने साथ। ठीक बात है, धरोहर के रूप में लेते गए और ये इतिहास यहाँ से बिगड़ा है। तो अब मैंने आपको बता दिया सबसे पहले किसने कार्तिकेयपुर को कत्यूरी मानने की गलती की है। तो आपके एडविन एटकिंस हैं, जिनका हिमालय डिस्ट्रिक्ट है, पार्ट 2 1884 का है। इस वंश के 3 परिवार होंगे जिन्होंने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर में शासन किया। तो अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्तिकेयपुर कहाँ पे? जोशीमठ के पास है। कितने परिवारों ने शासन किया? 3 परिवारों ने शासन किया। आपके यहाँ पेपर में क्वेश्चन भी आते रहते हैं, वो देखते हैं। पहले परिवार का संस्थापक बसंत देव था। ठीक होगी, तो शालीवान वाला मत हमने काट दिया है इसका मतलब। ठीक बात है। और आपसे पूछे प्रथम परिवार का अंतिम कौन था? तो आप कहेंगे त्रिभुवन राजदेव अंतिम था पहले परिवार का। 3 परिवार है ना, 3 परिवार कह लीजिए, 3 वंश कह लीजिए। तो पहले परिवार या कार्तिकेयपुर का ओवरऑल संस्थापक बसंत देव ही हो गया, और बसंत देव के परिवार का अंतिम राजा त्रिभुवन राजदेव हो गया। चलिए, बसंत देव के बारे में देखिए। बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक बात है। इसने क्या किया था? जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, और वैष्णवों को इसने गांव भी दान दिए थे। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं वैष्णवों को भूमि भी दान दी है और परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। बसंत देव की बात कर रहे हैं। फिर से देख लीजिए, कार्तिकेयपुर राजवंश में 3 परिवार हुए हैं। पहले परिवार का संस्थापक कौन है? बसंत देव है, और उसी परिवार का अंतिम है त्रिभुवन राजदेव। चलिए, बागेश्वर अभिलेख हमने आपको कहा था कि इनके 3 जगह के अभिलेख हैं। अगर आपको याद हो, एक बागेश्वर था, है ना, एक बालेश्वर था। तो देखिए बागेश्वर में अगर आप ध्यान दें, बागेश्वर शिलालेख में बसंत देव की पत्नी का नाम राजनारायणी देवी मिलता है। चलिए ठीक है, याद कर लेंगे। कभी कभी यहाँ पर पेपर बनाने वाले घरवालियों के नाम भी पूछ लेते हैं। बसंत देव शासकों का क्रम क्या है? तो देख लीजिए, बसंत देव
बसंत देव के बाद जिनके नाम मिलते हैं वो देख लेते हैं। दूसरे का नाम पढ़ा नहीं जा रहा है, बसंत देव का जो लड़का हुआ। फिर उसका लड़का जो हुआ है वो हुआ खरपर देव। ठीक बात है। खरपर देव का लड़का हुआ है अधिराज। अधिराज की पत्नी का नाम है लद्धा देवी और इस वंश का अंतिम राजा होगा जिसका नाम होगा त्रिभुवन राज। जितना मैक्सिमम डाटा उपलब्ध था मैंने सब आपके सामने परोस दिया है किताबों में। ठीक है। बसंत देव शासकों का क्रम आप देख लीजिए। बसंत देव, दूसरे का पढ़ा नहीं गया, फिर खरपर देव, फिर अधिराज, अधिराज के बाद त्रिभुवन राज। कभी ऐसा ना हो पेपर में यहीं से क्रम डाल दे। आप कहें, आप सोच रहे हो कि क्यों पढ़ा रहे हैं फालतू में। अरे भाई यहीं से तो क्रम डाल देंगे, फिर आपको क्या हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। चलिए, फिर दूसरे परिवार का संस्थापक कौन है? दूसरे परिवार का संस्थापक निम्बर है और दूसरे परिवार का अंतिम कौन है? भूदेव है। इसी का तो था बागेश्वर अभिलेख। अभी पीछे पढ़े तो थे हम, देखिए पीछे पढ़े नहीं थे क्या? ये देखिए लिखा बागेश्वर अभिलेख किसका है? भूदेव का है ना। यहाँ कत्यूरी लिखा, कत्यूरी का मतलब कार्तिकेयपुरी लगाइएगा। ठीक होगी बात। तो चलिए हम बात कर रहे हैं इसकी। बागेश्वर, द्वितीय परिवार का संस्थापक निम्बर हो गया और अंतिम भूदेव हो गया। भूदेव का कौन सा अभिलेख है? भूदेव का बागेश्वर अभिलेख किसी ने लिखवाया था। निम्बर शैव धर्म को मानने वाला था। इसने जागेश्वर में अनेक विमानों का निर्माण का मतलब है मंदिर में ऊंचे ऊंचे ऊपर का जो हिस्सा है ना, बड़ा ऊंचा जो मंदिर होता है, मंदिर में जब भगवान की मूर्ति होती है उसे गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर वाला पार्ट इसने बनवाया ऊंचा ऊंचा, उसे विमान कह रहे हैं। ठीक होगी बात। चलिए, दूसरे परिवार का संस्थापक कौन हो गया? निम्बर हो गया और अंतिम भूदेव हो गया। चलिए, दूसरे परिवार के अन्य शासक कौन कौन? एक ईस्टगन भी हुआ, दूसरे परिवार का ही है। ईस्टगन ने अपनी विजयों द्वारा इस राज्य गढ़वाल कुमाऊं तक का विस्तार कर इसका एकीकरण किया है। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं ईस्टगन ने अपनी विजयों द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं का विस्तार कर उसका क्या किया है? एकीकरण किया है। ईस्टगन की पत्नी का नाम क्या था? धरा देवी था ईस्टगन की पत्नी का नाम। ईस्टगन ने भी नवदुर्गा, लकुलिश, महिषमर्दिनी, नटराज के मंदिर बनवाए हैं, याद रखिएगा। ठीक होगी बात। तो हम बात कर रहे हैं दूसरे परिवार की। दूसरे परिवार का संस्थापक हो गया निम्बर और अंतिम शासक है भूदेव। बागेश्वर शिलालेख भूदेव का ही है। निम्बर शैव मत को मानने वाला था। जागेश्वर में मंदिरों के ऊपर वाले भाग जिन्हें विमान कहते हैं उसका निर्माता निम्बर को ही माना गया है। निम्बर के परिवार का लड़का हुआ जिसका नाम है ईस्टगन। निम्बर का लड़का था ये। ईस्टगन ने उत्तराखंड का एकीकरण में गढ़वाल कुमाऊं तक विस्तार कर उसका एकीकरण किया है। ईस्टगन की पत्नी का नाम धरा देवी था। ठीक हो गई बात। ईस्टगन ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश व नटराज के मंदिर बनवाए। ठीक होगी। चलिए आगे चलता हूं। चलिए, ईस्टगन का तीसरा राजा ईस्टगन का लड़का होगा जिसका नाम होगा ललित सूरदेव। चलिए, ललित सूरदेव के समय पालो प्रतिहारों का आक्रमण होगा। इसने पालो प्रतिहारों से उत्तराखंड को मुक्त कराएगा, मैं आपको बता चुका हूं। और ललित सूरदेव से पहले जो आक्रमण हुए थे धर्मपाल का और नागभट्ट का, वो मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। और ललित सूरदेव के समय किसका आक्रमण होगा? बाउक का आक्रमण होगा। हमने पढ़ा बाउक कहां पे कब्जा कर लेगा? मोरध्वज पे कब्जा कर लेगा। और देखिए फिर बाद में मोरध्वज पे ललित सूर कब्जा कर लेगा। तो वही लिखा हुआ है कि पाल प्रतिहारों से किसने मुक्त कराया? तो ललित सूरदेव ने कराया। ठीक बात है। एक महान निर्माता भी था ललित सूरदेव। देखिए सबसे अधिक ताम्रलेख इसी के हैं, ललित सूरदेव के हैं। ललित सूरदेव की दो पत्नियां थी, एक का नाम था लया देवी और एक का नाम था सामा देवी। और ललित सूरदेव का ही लड़का था भूदेव जो कि दूसरे वंश का अंतिम शासक होगा। ठीक बात है। ललित सूरदेव के समय ही राज्य का विस्तार अपनी चरम पर पहुंच गया। तो ललित सूरदेव ने ही पाल प्रतिहारों से अपने राज्य को मुक्त कराया। सबसे अधिक ताम्रलेख इसी के हैं और सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार भी इस अपने चरम पे पहुंचा ललित सूरदेव के समय। ललित सूरदेव के बाद उसका लड़का राजा भूदेव बना जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया है। भूदेव को क्या कहा गया? भूदेव को राजाओं का राजा यानी शूद्र श्रवण, ये श्रवण है रिपु। शूद्र का मतलब गरीबों की, श्रवण का मतलब सुनने वाला, रिपु का मतलब राजा। तो ये श्रवण है, श्रवण वाला श्रेय लगेगा। गरीबों की सुनने वाला राजा कहा गया है भूदेव को। चलिए फिर तीसरे परिवार में आते हैं।
तीसरे परिवार का संस्थापक है सलूणादित्य और इस वंश का अंतिम शासक है सुभिक्ष राजदेव। मेरे ख्याल से कोर्ट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो तीसरे परिवार के दोनों ही सह वाले हैं, संस्थापक सलूणादित्य और अंतिम है सुभिक्ष राजदेव। जो सलूणादित्य है उसकी पत्नी का नाम था सिंघवल देवी, आप देख सकते हैं। सलूणादित्य का पुत्र होगा इच्छर देव, इच्छर देव की पत्नी होगी सिंधु देवी, इच्छर देव का पुत्र होगा देशट देव और उसकी पत्नी होगी पझल देवी, आप देख सकते हैं। ठीक होगी बात। तो मैं दोबारा आता हूं, आप देखिए इसी वाले सेक्शन पे आता हूं, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आराम से देखिए। देखिए तीसरे वंश का संस्थापक सलूणादित्य था और अंतिम राजा था तीसरे परिवार का, वो था सुभिक्ष राजदेव। सलूणादित्य से शुरू करते हैं और इसकी पत्नी से ही सिंघवल देवी थी। खत्म होगी बात। सलूणा का लड़का हो गया इच्छर देव और इच्छर देव की पत्नी ये भी सिंधु देवी थी। यानी से सलूणा, सलूणा की पत्नी भी से सिंघल देवी और सलूणा की बहू से सिंधु देवी, यानी इच्छर देव की पत्नी। इच्छर देव का लड़का देशट देव और देशट की पत्नी का नाम है पझल देवी। देशट का पुत्र है पद्मदेव। पद्मदेव ने अपने शासन के 25वें वर्ष बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। ठीक होगी बात। तो तीसरे परिवार के मैंने 4 शासक पढ़ दिए, सलूणादित्य, इच्छर देव के बाद देशट देव के बाद पद्मदेव। ठीक होगी बात। और इनकी पत्नियों को पढ़ दिया है, क्रम से याद कर लीजिएगा। उसके बाद सुभिक्ष राज पढ़ रहे ना, देखिए आप। असल इस वंश का हमने पढ़ा था, अंतिम राजा कौन था? सुभिक्ष राज था, आप देख सकते हैं ना, तीसरे परिवार का। तो अब सुभिक्ष राज की बात हो रही है। सुभिक्ष राज ने कत्यूरियों की राजधानी कहाँ बनाई? सुभिक्षपुर में। इसने कार्तिकेयपुर के पास ही एक नया नगर बसाया जिसका नाम सुभिक्षपुर था, वहां पे अपनी राजधानी बसाई। लेकिन फिर बाद में नरसिंह देव जो है अपनी राजधानी बैजनाथ कार्तिकेयपुर ले जाएगा। तो कत्यूरियों की राजधानी अपने मूल स्थान कार्तिकेयपुर से कहाँ आ गई? बैजनाथ में आ गई है। ठीक बात है। इसलिए इस वंश को कभी कभी बैजनाथ कार्तिकेयपुर भी कहते हैं। ठीक हो गई बात। कत्यूरियों ने राजधानी क्यों परिवर्तित की, इसे देखना चाहिए आप। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, राजधानी कौन ले गया है? बैजनाथ नरसिंह देव ले गया है। देखिए राजधानी परिवर्तन के क्या कारण रहे वो समझ लेते हैं। देखिए कत्यूरी शासक नरसिंह देव ने, क्या हुआ था, ब्राह्मण के श्राप के कारण राजधानी परिवर्तन की। मैं आपको बता देता हूँ, कहानी है। एक दिन नरसिंह देव शिकार पर गए हुए थे, तो जब ये वापस आए तो वापस आने पे इन्होंने देखा कि इनके कमरे में, इनके बेड पर, इनके पलंग पे कोई आदमी लेटा हुआ है। तो राजा गुस्से से तलवार निकाल के और उस व्यक्ति पर, ब्राह्मण पर हमला कर दिया। तब उनकी वाइफ आई तो उन्होंने बताया तो चमत्कारी हैं और ये हैं, तो उन्होंने श्राप दिया था। तब इन्होंने राजधानी परिवर्तन की थी, माफी मांगी और राजधानी परिवर्तन। कुछ विद्वान कहते हैं शैव और वैष्णव विवाद हो गया था जिस कारण से राजधानी परिवर्तित की। ये सारे मत जो हैं कपोल कल्पित लगते हैं, केवल कहानियों से जुड़े हुए और कुछ नहीं। शिव प्रसाद डबराल क्या कहते हैं? वो कहते हैं हिमस्खलन के भय के कारण बताते हैं। ये ज्यादा एप्रोप्रिएट कारण प्रतीत होता है क्योंकि ऐसा हिमस्खलन होता होगा उस इलाके में, तो इसलिए राजधानी परिवर्तित की हुई, एक सुरक्षित राजधानी ले गए होंगे। खैर 1050 के आसपास सुभिक्ष राज के किसी वंशज ने संभवतः, कुछ लोग कहते हैं परमार उत्थान के दबाव से अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से कहाँ ले गए? बैजनाथ ले गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं परमार उत्थान की अपनी राजधानी बैजनाथ से स्थानांतरित किसी वंशज का नाम क्या है? वंशज का नाम है नरसिंह देव। नरसिंह देव ने ऐसा मानते हैं कि परमारों का इस समय पवारों का उदय हो रहा था, तो इसलिए भी राजधानी परिवर्तित की गई है दबाव में। चलिए उसके बाद आगे चलता हूं। कह रहा बैजनाथ के शिलालेखों में फिर कुमाऊं में जब राजधानी चलेगी तो कुमाऊं में शासन करने वाले 3 राजाओं के नाम मिलते हैं, लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवनपाल देव। इनके नाम मिलते हैं आगे, और इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। तो आप देख लीजिए लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवनपाल देव। और कई अभिलेख हैं जिनमें एक आधे नाम में कॉन्ट्राडिक्शन भी है और कई जगह पे क्रम भी परिवर्तित है। तो मैंने बुक के हिसाब से लिख दिया बैजनाथ के शिलालेख में,
क्योंकि बैजनाथ में राजधानी गई तो वहां पर ये इन राजाओं के नाम मिलते हैं कि इन्होंने आगे शासन किया। ठीक है। कत्यूरी का प्रशासन, कत्यूरी का यहीं तक है। कत्यूरी का प्रशासन देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हाथ लग जाएंगे। केंद्रीय प्रशासन होता है, सबसे पहले प्रधान शासक राजा ही होता था, जो परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता था। उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसकी नियुक्ति राजा स्वयं करता था, मंत्रियों की नियुक्ति। कत्यूरी काल में ब्राह्मणों को बहुत सम्मान, ये कार्तिकेयपुर ही पढ़िएगा आप, है ना। कार्तिकेयपुर में ब्राह्मणों को बहुत सम्मान मिलता था। सेना, कत्यूरियों ने 300 साढ़े 300 साल तक आप देखिए शासन किया है कार्तिकेयपुर में। कार्तिकेयपुर में तो आप देखिए कार्तिकेयपुर में इतने लंबे समय तक शासन करने के लिए जरूरी है कि सेना शक्तिशाली हो। सेना 4 भागों में बटी हुई थी, ये सब कार्तिकेयपुर ही है। सेना 4 भागों में बटी हुई थी, पैदल, अश्व, हाथी और ऊंट। ठीक बात है। जिनके प्रधान होते थे अश्वों के होते थे अश्व बल्लाधिकृत, जो कि घुड़सवार सेना के, हाथी के हस्ती बल्लाधिकृत और ऊंट के उष्ट्र बल्लाधिकृत होते थे। प्रांतपाल क्या करता था? राज्य की सीमा की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को प्रांतपाल कहते थे। नेक्स्ट चल रहा हूं। उसके बाद एक घटपाल भी मिलेगा आपको। घटपाल जो है पहाड़ी प्रवेश द्वारों की सुरक्षा करता था, और वर्तमपाल जो होते थे सीमा मार्गों की सुरक्षा करता था। तो घटपाल और वर्तमपाल आप दोनों को याद कर लीजिएगा। घटपाल पहाड़ के प्रवेश द्वारों यानी गिरी दर्रों की सुरक्षा करता था, और वर्तमपाल सीमा के मार्गों की सुरक्षा करता था। एक तरपति होता था, नदी घाटों पर सुविधा कर वसूल करता था। ठीक है, घाटों पर कर वसूल करता था, और जो अनावश्यक रूप से व्यक्ति आते जाते थे उनकी क्रियाकलापों पर भी देखरेख करता था, जिसका नाम था तरपति। दंडपाशिक, महादंड नायक, दंडिक, चाट, भाट, ये सारे के सारे पुलिस विभाग के अधिकारी हैं। दोष आपराधिक व्यक्तियों की धरपकड़ करने वाला अधिकारी दोष अपराधिक कहलाता। दोष अपराधिक क्या करता था? अपराधियों की धरपकड़ करने वाला अधिकारी था। परमावतार क्या करता था? भूमि की नाप करवाने वाला परमावतार वाला अधिकारी होता था। भूमि काय से नापते थे? भूमि द्रोण वापम और नाली वापम से भूमि की नपाई करते थे। भूमि अभिलेखों को रखने वाले को कहते थे पटकोपचरिक कहते थे, यानी पटक उपचरिक आप समझ लीजिए, इसलिए लिखा हुआ है पटकोपचरिक कहते थे। भोगपति, शौल्किक भूमि कर वसूल करते थे, और भूमि कर होते थे भोग और शुल्क नाम के भूमि कर होते थे। भूमि कर को वसूल करने वाला भोगपति और शौल्किक नामक अधिकारी होते थे। नेक्स्ट चलता हूं। प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासक जो होते थे उन्हें ऊपरी कहा जाता था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। गांव सबसे छोटी इकाई होती थी, जहां राज्य महामनुष्य और मुकद्दम नामक अधिकारियों को नियुक्त करके गांव में शासन करता था। तो इस प्रकार से ये कत्यूरियों का प्रशासन समाप्त हो जाता है। ठीक होगी बात। चलिए, कत्यूरी कला। कत्यूरी अपनी स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं, तो कत्यूरी कला हमें देखनी चाहिए। चलिए, स्थापत्य की दृष्टि से कत्यूरी काल उत्तराखंड का सबसे अधिक समृद्ध काल माना जाता है। ठीक होगी। उत्तराखंड के अधिकांश प्राचीन मंदिर जो है कत्यूरी काल के ही हैं। क्या विशेषता है? कत्यूरी काल में मंदिरों में कास्ट यानी लकड़ी और पत्थर दोनों का प्रयोग हुआ है। कौन सी शैली का प्रभाव दिखता है? नागर शैली का प्रभाव दिखता है। उत्तर भारत में जो मंदिर की शैली थी वो नागर शैली थी, और पहाड़ी प्रदेशों में स्थानीय तत्वों के साथ नागर शैली का मिश्रण हुआ है। मंदिर 2 प्रकार के होते थे, एक छत्र वाले यानी छत्र लगा हुआ युक्त, और एक शिखर युक्त। अब छत्र तो लकड़ी का ही बनेगा। छत्र युक्त मंदिर, जिन्हें पैगोडा भी कहा जाता था, निर्माण में लकड़ी और पत्थर दोनों का प्रयोग होता था। चलिए, अनेक छत्र युक्त मंदिर पूरी तरह से लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ है, पशन का हुआ है, बस लकड़ी का छत्र बना हुआ है। ठीक होगी बात। तो इस प्रकार के मंदिर कहाँ मिलते हैं? तो आप देख सकते हैं, एक हो गए मंदिर आपके कैसे, एक मंदिर हो गए आपके छत्र वाले, और एक मंदिर हो गए आपके बिना छत्र वाले। ठीक बात है। छत्र युक्त मंदिर, दूसरे हैं शिखर युक्त मंदिर, है ना। चलिए,
तो आप देख सकते हैं जो छत्र वाले मंदिर हैं, बागेश्वर, लाखामंडल, गोपेश्वर, केदारनाथ, विंसर, अल्मोड़ा, है ना, इन क्षेत्रों में ये मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक होगी बात, देख सकते हैं आप। ठीक होगी ना बात। देखिए गोपेश्वर, केदारनाथ, विंसर, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर भी काष्ठ निर्मित छत्र युक्त मंदिर का उदाहरण है, कार्तिकेयपुर शैली का उदाहरण है। फिर शिखर युक्त मंदिर बिना छत्र के हैं। ठीक होगी, ये पाषाण निर्मित है। इनकी विशेषता क्या है? इनके परिवार समूह यानी पूरे सामूहिक रूप से मंदिर बने हैं, जैसे द्वारहाट के मंदिर समूह, ये सारे के सारे शिखर युक्त मंदिर के उदाहरण हैं। ठीक होगी बात। मंदिर दीवारों पर अनेक धार्मिक चिन्हों का प्रयोग उत्कीर्ण किए गए हैं, जैसे दरवाजों पर गंगा यमुना के चित्र। ठीक है, इसमें द्वारहाट का गुजरमल मंदिर अपनी सुंदरता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। देखिए गंगा जमुना की जो आकृति है, कुर्म वाहिनी और मकर वाहिनी, ये गुप्त काल से ली गई है। आप जानते हैं भारत में मंदिर बनने भी गुप्त काल में ही शुरू हुए थे, तो ये गुप्तों के बाद का समय है और गुप्त मंदिर निर्माण शैली का बहुत प्रभाव दिखता है यहाँ पर, है ना। तो देखिए गुजरमल का मंदिर अपनी सुंदरता के लिए श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, जो कि द्वारहाट का है, कत्यूरी काल का ही है। ठीक होगी बात। चलिए आगे। कार्तिकेयपुर के समय पाल व प्रतिहार आक्रमण, देखिए दोबारा से आ गया वही चीज जो अभी हमने पीछे पढ़ी, मैं दोबारा से इसे पढ़ चुका हूं, मैं दोबारा से देख देता हूं। देखिए कार्तिकेयपुर के समय ही पाल नरेश धर्मपाल का आक्रमण हुआ था और प्रतिहार नरेश नागभट्ट का मैंने आपको पढ़ा दिया। ललित सूर्यदेव के समय बाउक का आक्रमण होगा, फिर हमने पढ़ा बाउक के समय ललित सूर्यदेव जो है मोरध्वज पर अपना अधिकार कर लेगा, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक होगी बात। चलिए कार्तिकेयपुर के पश्चात उत्तराखंड की क्या स्थिति रही, आओ उस पर चर्चा करते हैं। तो कार्तिकेयपुर के बाद अनेक राज्य स्वतंत्र हो गए, उन पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 चांदपुर का परमार राजवंश, ये बात कर रहे हैं चांदपुर गढ़ी, कहाँ पे? चमोली की। यह प्रारंभ में कार्तिकेयपुर के अधीन शासन करते थे, क्योंकि कार्तिकेयपुर भी चमोली में थे, उनकी राजधानी कार्तिकेयपुर कहाँ थी? चमोली में। कार्तिकेयपुर के पतन के बाद उत्तराखंड में बहु अराजकता का युग उत्पन्न हो गया। ठीक बात है। तो इस बहु अराजकता का मतलब आप समझे, कार्तिकेयपुर के जितने भी सामंत थे ना, सब अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने लगे, तो चारों तरफ अराजकता फैल गई। कोई केंद्रीय शक्ति का नहीं थी, केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण ऐसा हुआ। तो वही लिखा है, सबसे पहले पवारों के जगतपाल ने जो बहु अराजकता था उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया। उसके बाद जगतपाल के बाद अजयपाल पूर्ण रूप से एकीकरण कर देगा गढ़वाल का, बहु अराजकता को समाप्त कर देगा। एक तो ये स्वतंत्र हुआ कार्तिकेयपुर के बाद। दूसरा है कंडारागढ़ का दुमग राजवंश। ठीक बात है, यह राज्य मंदाकिनी घाटी में था। ठीक है, तो उसी क्षेत्र में है, आप देख सकते हैं। मंदाकिनी कहाँ बहती है आपको पता है, जिसका राजा मंगल सिंह था। ठीक है, इसे भी बाद में परमार कब्जा कर लेंगे। परमार कौन? टिहरी के राजा इस पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, इससे आधा नहीं मिलता। तीसरा मणदेव का राजवंश भी आजाद हो जाएगा, ये भी मंदाकिनी घाटी में है, इसे भी अंततः परमार अपने अधीन कर लेंगे। हम देखेंगे अजयपाल इन सारे गढ़ों को जीतेगा, है ना। तो देखिए वही है। उसके बाद चौथा जो स्वतंत्र हुआ वो है कत्यूरी घाटी में कात्यूर राजवंश। अब देखिए आप वहां पे कार्तिकेयपुर पढ़ रहे थे ना, अब ये कात्यूर राजवंश है जो स्वतंत्र हुआ है ना। तो इसे आपको देखना चाहिए। 13वीं सदी में बैजनाथ कार्तिकेयपुर पतन के पश्चात, हम जानते हैं कि कार्तिकेयपुर की राजधानी पहले कार्तिकेयपुर थी, फिर नरसिंह कहाँ ले गया था? बैजनाथ ले गया था। फिर इनका जो है पतन हो जाएगा। इनके पतन के बाद कई राज्यों का उदय होगा, इनमें से एक राज्य का उदय हो रहा है जिसका नाम है कात्यूर राजवंश। ठीक बात है। इस कात्यूर राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? रणचूला कोट में बनाई। रणचूला कोट कहाँ है? बैजनाथ में अपनी राजधानी बना रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कई लोगों ने कार्तिकेयपुर और कत्यूर को मिक्स कर दिया है लेकिन कई विद्वान जो है अब दिखाते हैं कात्यूर घाटी में कि ये है कात्यूर राजवंश जो ओरिजिनल है, और इनकी राजधानी रणचूला कोट थी। इनका संस्थापक है आसंती देव, जबकि कार्तिकेयपुर का कौन था? बसंत देव था। आपको ऐसे सेपरेट करके पढ़ना चाहिए इस इतिहास को। इनके समकालीन चंद थे और चंदों से इनका संघर्ष चलेगा। चलिए अब देखिए, प्रीतम देव, धामदेव, ब्रह्मदेव आदि कात्यूर राजा थे।
ठीक हो गई बात। देखिए अब आपको यहां पर ना दो चीजें समझनी चाहिए, कार्तिकेयपुर और कात्यूर में क्या फर्क है। देखिए हमने कार्तिकेयपुर पढ़ा पीछे। कार्तिकेयपुर राजाओं की राजधानी कार्तिकेयपुर थी, जो जोशीमठ के दक्षिण में अलकनंदा घाटी में थी। बाद में यहां से अपनी राजधानी बैजनाथ ले जाएंगे। और जो हम पढ़ रहे हैं कात्यूर, कात्यूर राजाओं की राजधानी जोशीमठ में थी। देखिए दोनों में, कार्तिकेयपुर जो है जोशीमठ में नहीं है, जोशीमठ के दक्षिण में अलकनंदा घाटी में है, जबकि कात्यूर राजाओं की राजधानी जोशीमठ में थी। और यहां से ये कहां ले जाएंगे, यहां से आसंती देव अपनी राजधानी कहां ले जाएगा, रणचूला कोट यानी बैजनाथ ले गया। ठीक होगी बात, बैजनाथ के रणचूला कोट में ले गया। ठीक होगी, दोनों का फर्क समझिए। उसके अलावा कार्तिकेयपुर राजवंश हमने पढ़ा पीछे, वो उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास का पार्ट है। ठीक बात। जबकि बैजनाथ का जो कात्यूर राजवंश है, ये भारत के उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास का नेतृत्व करता है। चलिए उसके बाद पढ़ता हूं, कात्यूर राजा होगा जिसका नाम होगा जतबाल देव। जतबाल देव का कुलसारी मूर्ति अभिलेख है। कुलसारी मूर्ति अभिलेख चर्चा में रहता है। हुआ क्या था, कात्यूर राजाओं का राजा अपनी पत्नी के साथ, इसकी पत्नी का नाम था कसानी रानी, कसानी रानी के साथ बद्रीनाथ जा रहा था। तो बद्रीनाथ गया था तो उसने एक मंदिर की मूर्ति पर ये लेख लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित की और अपना जिक्र कराया। तो हमारे लिए अभिलेख इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया कि भाई ये एक राजा हुआ था, कात्यूर राजा था, जिसका नाम था जतबाल देव, जो आया था। इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं है। अल्मोड़ा में बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर है, आप जानते हैं, इसे कटारमल का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण भी इन्हीं कात्यूर राजाओं ने कराया था। कात्यूर राजा किसने, कटारमल देव ने किया था। ठीक बात है। इस मंदिर की क्या विशेषता है, इस मंदिर का रेखा शिखर, पतला शिखर उठा हुआ है और छत्र रेखा शिखर भी है इसके ऊपर। ठीक है, जो कि एक अच्छे प्रासाद, प्रसाद का मतलब एक मंदिर के प्रांगण के, बिल्डिंग के मतलब एक आकृति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बाद के कात्यूर राजा अनेक शाखाओं में बढ़ जाएंगे, जिनमें अस्कोट शाखा का पाल वंशी राजा होगा और डोटी शाखा का शाही वंश होगा। उत्तराखंड के वीडियो का पेपर यानी कोट वाला, उसमें आया था अस्कोट में कौन सा वंश शासन करता था, तो आप देखिए पाल वंशी शासक थे। और डोटी शाखा किस वंश की है, शाही। डोटी में, डोटी हमारे यहाँ नेपाल से लगता हुआ क्षेत्र था, पिथौरागढ़ का, वही है, शाही वंश था वहां पर। चलिए उसके बाद आगे चल रहा हूं। राजा त्रिलोकपाल के वंशज मल कहलाए। मलों को नेपाल का डोटीगढ़ राज्य प्राप्त हो गया है ना। तो आप याद रखिएगा, नेपाल का जो डोटी राज्य है वहां पर किसकी शाखा होगी, मल्लों की शाखा होगी। और किसके वंशज होंगे, राजा त्रिलोकपाल के वंशज होंगे ये। ठीक होगी बात। चलिए फिर ये बता रहा है, कह रहा निरंजन पाल के पुत्र नागीमल के छोटे पुत्र अर्जुन शाही के वंशज शाही कहलाए। तो शाही वंश जो आया है, पीछे देखिए आप, हमने कहा ना कि डोटी शाखा शाही वंश कहलाई, एक पाल वंशी हो गए। तो ये शाही वंश किसके, अर्जुन शाही के वंशज ने शाही कहलाए। चलिए इससे ज्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है। कह रहा कात्यूर राजाओं की जागर कथाएं प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, जिनसे पता चलता है कि इनका ब्रह्मदेव राजा होगा। ब्रह्मदेव को वीरमदेव भी कहते हैं, जिसने चंपावती क्षेत्र का, ये चंदों की राजधानी थी, उनके शासक विक्रम चंद को परास्त किया था। ठीक है, तो चंदों का राजा था विक्रम चंद, जिसकी राजधानी चंपावती थी, उसे ब्रह्मदेव ने परास्त किया था, याद रखिएगा। चलिए जिया रानी के जागर में जिक्र आता है, जिया रानी के नाम से जागर भी है। जिया रानी के पुत्र हुए जिनका नाम था धामदेव, और उनका तुर्क सुल्तान के साथ युद्ध का वर्णन भी मिलता है, याद रखिएगा। चलिए कह रहा रणचूली हाट, यानी अभी हमने पढ़ा ना रणचूला कोट, जिसे पढ़ा हमने, बैजनाथ के कात्यूर राजवंश का शासनकाल 1050 से 1279 तक रहा है। ठीक होगी बात। कब से कब तक, रणचूली हाट के कात्यूर राजवंश का 1050 से 1279 तक रहा है। चलिए उसके बाद अभयदेव के समय ये कात्यूर वंश से, कत्यूर से कहां चले जाएंगे, अस्कोट चले जाएंगे 1279 में। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं ये पहले कहां से आए थे, जोशीमठ से, जोशीमठ से रणचूला हाट, रणचूला हाट के बाद ये कहां जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं अस्कोट जा रहे हैं। और अस्कोट कौन ले जा रहा है, अस्कोट अभयदेव ले जा रहा है। ठीक होगी बात। चलिए तो निष्कर्ष क्या निकलता है यहां से, निष्कर्ष देख लीजिए आप। निष्कर्ष निकलता है कात्यूर राज्य प्रारंभ में जोशीमठ,
जोशीमठ रहा इतने समय तक, फिर वहां पे आया 1050 में, वहां 1050 से 1279 तक रणचूली हाट, और रणचूली हाट के बाद ये कहाँ चले गए, ये चले गए अस्कोट चले गए, अस्कोट ले गया अभयदेव। ठीक होगी बात। चलिए अब अस्कोट में ले जाने के बाद कितने राज्यों में देखिए 1279 में अस्कोट स्थानांतरित होने के बाद ये अनेक शाखाओं में टूट जाएंगे। अब इनकी शाखाएं देखिए, एक कत्यूर बैजनाथ शाखा जो थी जहां से ये आए हैं, दूसरी डोटी शाखा जो वर्तमान में पश्चिमी नेपाल, तीसरी सुई शाखा, सुई शाखा काली कुमाऊं में, याद रखिएगा काली कुमाऊं चंपावत का क्षेत्र है। अस्कोट, अस्कोट पिथौरागढ़ का क्षेत्र, 12 मंडल हो गया, द्वारहाट लखनपुर हो गया, सीरा का क्षेत्र हो गया और सोर का क्षेत्र हो गया। तो आप दोबारा देख लीजिए कौन कौन सी शाखाएं हुई हैं, आप देख लीजिए 1279 में जब ये अस्कोट शिफ्ट हो गए तो अनेक शाखाओं में बढ़ जाएंगे, एक कत्यूर बैजनाथ, एक डोटी जो कि वर्तमान नेपाल, एक सुई, एक अस्कोट, एक 12 मंडल, एक द्वारहाट लखनपुर, एक सीरा और एक सोर। इस वंश का समापन कौन कर देगा, इस वंश का समापन अजयपाल जब एकीकरण करेगा तो इन्हें पराजित करेगा और कुमाऊं से चंद इनके राज्य को समाप्त कर देंगे। ठीक होगी बात। चलिए इसके अलावा काली कुमाऊं में खस राजा भी स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, हम देखिए क्या पढ़ रहे थे, आप देख लीजिए, मैं आपका क्रम जोड़ देता हूँ। चौथे हमने कहा कार्तिकेयपुर के बाद जो स्वतंत्र हुए, चांदपुर का, कंडारागढ़ का, मणदेव का, 3 ये हो गए। चौथे कत्यूर घाटी में, इनके बारे में जिक्र कर दिया। फिर 5वें जो हैं आपके ये हुए हैं काली कुमाऊं के खस राजा, इन्होंने भी काली कुमाऊं में 9वीं से 11वीं सदी तक राज्य किया है। खस कहाँ पे। फिर कमादेश, कमादेश यानी काली कुमाऊं का सिंह वंश, आप देख सकते हैं कमादेश काली कुमाऊं का पूर्वी क्षेत्र कहलाता था। यहां पर अशोक चल का सामंत पुरुषोत्तम सिंह शासन करता था। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं कमादेश क्षेत्र कब से कब तक किया, इसने लगभग 30 साल तक किया, 1180 से 1210 तक। फिर चंपावत का चंद राजवंश, काली नदी का निचला क्षेत्र वही चंपावती क्षेत्र है, इसका पहला ऐतिहासिक राजा थोरचंद है। ठीक बात है, इनकी राजधानी चंपावती थी, इनके बारे में मैं वीडियो में अलग से पढ़ा चुका हूं, मध्यकाल आ जाएगा। ठीक होगी बात। चलिए कत्यूरी वंश के पतन के क्या कारण हुए वो देख लेते हैं। देखिए कह रहा अयोग्य व अत्याचारी शासक हुए जिसने प्रजा कर शासन से मोहभंग हो गया। ठीक बात है, इसलिए अंतिम शासक वीरदेव की हत्या उसके कर्मचारियों द्वारा कर दी गई। भाई आक्रमण, 11वीं से 13वीं सदी में न केवल उत्तराखंड अपितु संपूर्ण उत्तर भारत पर भाई आक्रमण हो रहे थे, तो उत्तराखंड पर भी भाई आक्रमण हो रहे थे जिससे शासन कमजोर हो गया। शक्तिशाली उत्तराधिकारी का अभाव, वीरदेव के पतन के पश्चात अराजकता व षड्यंत्र का वातावरण हो गया, जिसे अवसर मिला उसने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार ये अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया। कत्यूरियों के सामंत चंद थे और चंदों ने इनके पतन पे पूर्णता प्रदान की, उन्होंने इनको आक्रमण करके कत्यूरियों को समाप्त किया है। ठीक होगी बात। चलिए कत्यूरियों के विघटन के पश्चात क्या स्थिति हुई वो देख लेते हैं। आप यहां से कहीं क्वेश्चन आते हैं वो आपको देख लेने चाहिए। देखिए कत्यूर राज्य के विघटन के पश्चात उदित राज्य, कत्यूर बैजनाथ के पतन के पश्चात कई वंशानुगत राजधानी रणचूला कोट में शासन कर रहे थे। ये बिल बात ठीक है, ठीक बात है। सबसे पहले अजयपाल ने इन पर आघात किया और इन शासकों को चंदों ने समाप्त कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद आगे चल रहा हूं। देखिए पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट राज्य के शासक रजवार कहलाते थे। 1279 में अभयपाल ने इस राज्य की स्थापना की थी। हमने कहा था कि इन्हीं की एक शाखा अस्कोट चली गई थी और अभयपाल ले गया था। ठीक बात है। देखिए 1624 तक अस्कोट शासन करते रहे, बाद में 1624 में चंदों ने इन्हें पराजित कर दिया। चलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसे पढ़ लेंगे हम। उसके बाद वही है जो पीछे मैं पढ़ा चुका हूं एक बार। कह रहा डोटी राज्य में अभयपाल के छोटे भाई निरंजन मलदेव ने स्थापना की थी डोटी राज्य की। ठीक है, तो आप यहां पे देख लीजिएगा डोटी राज्य का संस्थापक कौन हो गया। डोटी राज्य का संस्थापक अभयपाल का छोटा भाई निरंजन मलदेव हो गया। इसकी उपाधि रैका थी, है ना। ये कत्यूरियों के मल शाखा के थे। तो ये भी याद करना है आपको और ये भी याद करना है, दोनों याद करने हैं कि आफ्टर कात्यूर क्या हुआ। तो आफ्टर कात्यूर एक तो अस्कोट की शाखा होगी जिसे चंद पराजित करेंगे। अस्कोट की शाखा आपसे पूछ ले कि संस्थापक कौन था तो आप बता देंगे अभयपाल देव था। और अस्कोट वाले क्या कहलाते थे, रजवार कहलाते थे, है ना। फिर आपसे पूछे डोटी राज्य का संस्थापक कौन है तो आप बताएंगे निरंजन मलदेव था और ये मल शाखा के थे और इनकी उपाधि रैका होती थी। ठीक है, पश्चिमी नेपाल का डोटी राज्य। उसके बाद
एक सीरा का रह का राज्य हो गया, ठीक बात है। सीरा का रह का राज्य हो गया, ये भी कात्यूर की एक शाखा थी। इनकी राजधानी क्या थी? सीराकोट थी। एक सोर हो गया, सोर के बम राजा थे, ठीक बात है। ये भी डोटियों की कत्यूर शाखा थे। इनकी राजधानी क्या थी? उदयपुर, पिथौरागढ़, याद कर लीजिएगा। सोर राज्य की राजधानी, चलिए सोर में पहले तो कौन से राजा थे? बम थे। उनकी राजधानी क्या थी? उदयपुर थी, याद कर लीजिएगा। 4 हो गए। काली कुमाऊं का जो क्षेत्र था वहां पे सुई राज्य था। सुई राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रह्मदेव था। 5 हो गए। चलिए देखिए, और बैजनाथ रणछुली हाट की मूल शाखा थी इनकी, हम जानते हैं। देखिए एक बार पीछे आपको याद होना चाहिए। देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको, ये देखिए ये अलग हुए थे, ये सारे के सारे, तो इन्हीं की तो बात कर रहा हूं मैं, सारों के सारों की, अनेक शाखाओं में बटे, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। देखिए आप, उन्हीं की तो बात, ठीक है। देखिए आप, एक बात करी मैंने रजवार की, अस्कोट के, दूसरी बात करी मैंने डोटी राज्य की, आप देख सकते हैं। फिर मैंने बात की सीरा के राजा की, फिर चौथी बात में इनमें सोर के, पिथौरागढ़ के बम राजा की, 5वीं काली कुमाऊं के सुई राज्य की, संस्थापक ब्रह्मदेव है जो बीरमदेव कहलाएगा। फिर बैजनाथ रणछुली हाट, ये तो मूल शाखा ही थी जहां से यह थे, ठीक है। यहाँ के अलग अलग शाखा हुए, शासक हुए। एक हुआ प्रीतम देव, प्रीतम देव को ही जागर कथाओं में पृथ्वीपाल या राय पिथौरा कहा गया। पिथौरागढ़ का इसे ही संस्थापक बोलते हैं। चलिए, इस प्रीतम देव का तुर्कों से आक्रमण हुआ, याद करिएगा। रानी बाग का युद्ध है ये। प्रीतम देव ने 1418 में रानी बाग के युद्धों में तुर्कों को परास्त किया था। चलिए, उसके बाद पाली पछाऊ वंशावली के अनुसार रानी जिया रानी, जिसे हम कहते हैं रिया रानी, जिनका नाम था मोला देवी। मोला देवी का पुत्र होगा धामदेव, मोला देवी का ना, जिसे धामदेव दुलाशाही के नाम से जाना जाता है, ठीक बात है। चलिए, इसने डोटी राज्य को विजय कर लिया था, और डोटी राज्य को विजय करके इसे किस में मिला लिया था? इसने डोटी राज्य को विलय करके अपने कात्यूर राज्य में मिलाया था। ठीक होगी बात, तो आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 4-5 फैक्ट हैं ये, कि भाई कार्तिकेयपुर राज्यों के बाद ये जो स्वतंत्र हुए हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं वो देख रहे हैं हम। चलिए, अब धामदेव की बात करें। धामदेव के मालूशाही तथा लाड़मशाही नाम के 2 पुत्र हुए। धामदेव किसका पुत्र था? धामदेव जिया रानी मोला देवी का पुत्र था धामदेव। धामदेव को दुलाशाही कहते हैं, ठीक बात है। इसने ही डोटी राज्य को जीतकर अपने यहां मिलाया था। अब धामदेव के भी 2 लड़के हैं, मालूशाही और लाडमशाही, ठीक बात है। जागर कथाओं में विराट के राजा मालूशाही, ठीक है, विराट जानते हैं आप, और दारमा की शोकानी राजूला की प्रेम कथा, शोका रानी राजूला। तो आप जानते हैं जागर कथाओं में मालूशाही राजूला प्रेम कथा किसकी है? तो आप समझ गए होंगे मालूशाही किसका लड़का है? धामदेव का। और ये दारमा की राजकुमारी जिसका नाम राजूला है, इनकी प्रेम कथा भी मिलती है। चलिए, अभिलेखों में ब्रह्मदेव बीरमदेव अंतिम शासक बताया गया कात्यूरियों का। ब्रह्मदेव बीरमदेव के समय, जिसे जागरों के अत्याचारी शासक भी कहते हैं, 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, और 1399 में उत्तराखंड पर भी आक्रमण किया। चलिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। परवर्ती कत्यूरी 1279 से 1622 तक शासन करते रहे। चलिए, यहां पर एक चीज और देख लीजिए। कुछ विद्वान प्रीतम देव, धामदेव और ब्रह्मदेव को कत्यूरी शासक मानते हैं, जबकि यशवंत सिंह कटोच कहते हैं ये कात्यूर शासक हैं। वो कत्यूर, जिसे ये कत्यूर लिखा ना, ये कत्यूर का मतलब आपका कार्तिकेयपुर, वो कार्तिकेयपुर और इस कात्यूर को अलग अलग मानते हैं यशवंत सिंह कटोच, ठीक बात है। देखिए लिखा भी हुआ है कार्तिकेयपुर से अलग। अब मैं आपको यहां पर एक नोट बता देता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। चलिए आगे बताता हूं। देखिए, डोटी के मल्लों के आक्रमण, डोटी राज्य था, अभी हमने पढ़ा, आपको याद होगा। पीछे देखिए कहाँ गया डोटी राज्य का संस्थापक, देखिए ये रहा पश्चिमी नेपाल में डोटी राज्य। इसका संस्थापक कौन था? निरंजन मलदेव था। इनकी उपाधि रैका होती थी, और ये कत्यूरियों की शाखा थे, मल शाखा के। अब इन्हीं के परिवार के लोग आक्रमण करेंगे उत्तराखंड पे, वो देख लेते हैं। एक आएगा अशोक चलदेव। बहु अराजकता का युग, कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद कमादेश या काली कुमाऊं व केदार भूमि यानी कि गढ़वाल, दोनों पर अशोक चल ने आक्रमण किया। इसका मतलब है कुमाऊं और गढ़वाल पर अशोक चल ने आक्रमण किया, आक्रांता हुई। गोपेश्वर अभिलेख तथा बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से अशोक चल की विजय की जानकारी मिलती है, ठीक बात है।
गढ़वाल के बाड़ाहाट, बाड़ाहाट यानी उत्तरकाशी के क्षेत्र से वैराट यानी पश्चिमी नेपाल तक इसका राज्य बताते हैं अशोकचल का। ठीक बात है। अशोकचल ने अपने संपूर्ण राज्य को 3 चक्रों में बांटा था, एक वैराट पश्चिमी नेपाल, एक कमादेश हमारा काली कुमाऊं का, और एक केदार भूमि यानी कि गढ़वाल। ये गढ़वाल, ये कुमाऊं और ये नेपाल का क्षेत्र। तो आप देखिए अशोकचल का राज्य कितना विस्तृत था। अशोकचल के बाद कराचल देव आया। चलिए, अशोकचल के बाद कराचल देव, ठीक है, काली कुमाऊं के खस राजाओं को जीतकर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। किसने? कराचल देव ने। कराचल देव ने काली कुमाऊं पर अधिकार किया। देखिए लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं। ठीक होगी बात। तो आपको यहां पर क्या समझना चाहिए? आपको समझना ये चाहिए कि कराचल देव ने कुमाऊं तो जीत लिया, जो अशोकचल ने जीता था वो वाला इलाका, लेकिन गढ़वाल पर अभियान नहीं किया। इसका मतलब अशोकचल का राज्य ज्यादा विस्तृत था। कराचल देव ने परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। बालेश्वर मंदिर को दान दिए जाने की जानकारी मिलती है कराचल देव की। अशोकचल और कराचल देव दोनों के दोनों बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक बात है। ये जो थे ये मल्ल राजा थे, कराचल देव और अशोकचल। इनके आक्रमण जो है बस एक हमले मात्र थे। उत्तराखंड की सामाजिक संस्कृति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए ये पूरा हो गया। इसमें मैं आपको एक नोट बता देता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए आप क्या करिएगा, आप जब पढ़ेंगे तो कार्तिकेयपुर पढ़ेंगे हम, है ना। इसमें हमने पढ़ा कार्तिकेयपुर। आप ऐसे कर लीजिएगा, कार्तिकेयपुर और कत्यूरी, इन्हें तो एक मान के चलिएगा, लेकिन जो अगर जहां पे लिखा होगा ना कात्यूर, यशवंत सिंह कटोच, इन्हें तो एक मान लेते हैं, कहते हैं चलो ये एक था, लेकिन इन्हें अलग अलग मानते हैं। इनके बीच में कोई समानता नहीं। तो आप 2 राजवंशों के रूप में अध्ययन कीजिएगा, एक कात्यूर राजवंश और एक कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश। तो आपके लिए पढ़ना आसान रहेगा और समझना भी आसान रहेगा। देखिए बहुत टूटा हुआ था इतिहास, मैंने बांधा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नहीं समझ आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, आपको समझ आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। ये आपका प्राचीन भारत पूरा हो गया है लगभग। ठीक है, इसके बाद मैं चंद पवार आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं उत्तराखंड के आधुनिक उत्तराखंड में मैं चलूंगा। प्राचीन उत्तराखंड का पूरा कर दिया मैंने 2 वीडियो में। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने लगभग सारी किताब पढ़ के आपको निचोड़ दिया है। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।